नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पर कैपिटा इनकम काउंट कैसे करते हैं, सॉरी नेशनल इनकम काउंट कैसे करते हैं और नेशनल इनकम काउंट करने के मेथड्स कौन कौन सी है। तो हमने देखा था कि प्रोडक्शन मेथड है, हमने देखा था कि इनकम मेथड है, हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड है। उसमें एक टॉपिक अपना रिमेन हो गया था जिसमें कि ये था कि राष्ट्रीय आय की जो गणना हम करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती है, उसको इस वीडियो में हमें कवर करना है। इसके बाद इसी वीडियो में हम पर कैपिटा इनकम के बारे में जानेंगे, साथ ही जो और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी कठिनाइयाँ तथा सीमाएँ क्या क्या हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया था, तो आप मोटा मोटी समझते होंगे इस चीज़ को कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है, जैसे एक तो होता है औपचारिक। तो अगर आप औपचारिक जानते हैं तो इसका अपोजिट होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, तो इसमें जिनका प्रॉपर पीएफ कट रहा है, इसके अलावा एक जो पूरी सैलरी है उसका पूरा मेथड है, अकाउंट में सैलरी आ रही है, इस टाइप का पूरा प्रोसीजर चलता है। लेकिन अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जैसे देखिए कि अभी अभी धान की फसल लग रही है, तो जैसा आप देख रहे होंगे कि धान की फसल जो है अभी बोई जा रही है, तो रोपे लगाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ये रोपे लगाए जाते हैं तो लोगों को 300 रुपये 250 रुपये से क्या मिलती है, डेली वेजेस मिलता है। अब ये चीज़ें सब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आएंगी। जो आप देखते हैं कि आपके जो ठेले वाले भैया घूमते रहते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। कोई मज़दूर काम कर रहा है, किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। कोई ठेकेदार है, उसके अंतर्गत जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वो सब इसी में आते हैं। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, तो इन सब का इन्रोलमेंट नहीं होता है उसमें। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। तो और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा एक क्षेत्र है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो डेटा है, अगर डेटा के बारे में बात करें तो पहली बात तो जो डेटा है वो कम रिकॉर्ड होता है, उनकी रिपोर्टिंग ही कम होती है। इसके बाद जो डेटा है उसका कलेक्शन जो है वो चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो डेटा है उसकी जो गुणवत्ता है, अगर डेटा कलेक्ट कर भी लिया तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत गंदी हो रखी है। इसके अलावा गैर मुद्रीकृत लेन देन बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो बदलती आर्थिक संरचना है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है राष्ट्रीय की गणना में, जो कठिनाई पैदा होती है। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन हो गया और मूल्य परिवर्तन हो गया, तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें, बेस प्राइस, करेंट प्राइस, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती हैं। फिर छिपी हुई अर्थव्यवस्था और गतिविधियाँ। छिपी हुई अर्थव्यवस्था और गतिविधियाँ मतलब ये कि जैसे जो क्या होते हैं, स्कैम्स होते हैं, जो करप्शन होता है, ठीक है, ये सब तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जो हवाला होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो अगर आपने देखा होगा जैसे कि चलो बहुत सी चीज़ों की तो ऑडिटिंग होती है, पर बहुत सी चीज़ों की ऑडिटिंग नहीं होती। तो जिन बहुत सी चीज़ों की ऑडिटिंग नहीं होती है उनकी वजह से अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि कम से कम 5-10 लाख करोड़ रुपए तो आ ही नहीं पाता है। तो उस वजह से नेशनल इनकम को काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फिर वैश्वीकरण और व्यापार में जो जटिलताएं हैं, ये तमाम चीज़ें भी कठिनाइयाँ बनती हैं और सीमाएं हैं इसकी राष्ट्रीय आय की गणना में। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये तमाम चीज़ें जो है मिल करके कठिनाइयाँ पैदा करती हैं, और ये कठिनाइयाँ जो है नेशनल इनकम को काउंट करने में आती है हमें। ये हमने यहाँ पे समझा। और अब हम आगे देखेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो ये दो दो मार्कर में भी आ जाता है, और क्या कहते हैं 5 मार्कर में भी आ सकता है, 7 मार्कर में भी आ सकता है। तो पर कैपिटा इनकम का सीधा सा मतलब ये है कि अभी हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे ना, तो नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे तो हम पूरे देश की कितनी इनकम है वो काउंट कर रहे थे, वो पता लगा रहे थे। ऐसे ही हमें पर कैपिटा इनकम की, एक व्यक्ति जो है उसकी क्या इनकम है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम होती है एक पर्सन की एक कंट्री में ड्यूरिंग अ ईयर्स, मतलब एक साल में किसी एक देश के अंदर जो वहाँ व्यक्ति नागरिक निवास करते हैं उनकी औसत आय कितनी है। ठीक है, ये क्या बताता है हमें,
हाउ मच इनकम ऑन एवरेज इज़ अर्न बाई ईच सिटीजन, मतलब एक सिटीजन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है, ये पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है जो नेशनल इनकम है। मान लीजिए कि अभी आते हैं एग्जांपल में, तो जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो जैसे एग्जांपल लें कि नेशनल इनकम कितनी हुई है अपनी 1 CR और पॉपुलेशन कितनी है 10,000। तो ये हमने ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ठीक है, कितना बचा, ये आपका बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर ये आया आपका, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ठीक है, ये 4 जीरो कट गए, अब आपका बचा 1,000 के आसपास बचा ना। ठीक है, तो ये 1,000 हो गई क्या, पर कैपिटा इनकम हो गई, ये 1,000 प्रति व्यक्ति की आय हो गई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि पर कैपिटा इनकम जैसे अगर कहीं की ज़्यादा है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लोगों के पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी, ये तमाम चीज़ें इसमें पता चलती हैं हमको। तो ये हमने यहाँ पे पता लगाया। अब हम एक चीज़ और इसमें बताएं कि जो नीति आयोग है उसके अकॉर्डिंग जो भारत की पर कैपिटा इनकम तो है $2,392 है। ठीक है, ये भारत की पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर हम चाइना की पर कैपिटा इनकम देखने जाएं, पॉपुलेशन में इंडिया के आसपास ही है चाइना, तो हमें चाइना से कंपेयर करना बहुत सही चीज़ है। तो अगर हम चाइना की देखें तो चाइना की $12,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अगर डॉलर हटा दें तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मान लीजिए डॉलर हटा के आप कंपेयर कर लीजिए, $2,392 और $12,000 कितना अंतर है। ठीक है, 6 गुना का। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने समझा कि क्या होती है। वो होती है एक पर्सन की इनकम होती है, औसत इनकम होती है जो किसी देश में निवास कर रहा है, एक साल के अंदर उसको काउंट करते हैं। तो एक पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो एक साल के अंदर किसी देश के नागरिक द्वारा, किसी देश के व्यक्ति द्वारा जो उसकी औसत आय होती है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे नेशनल इनकम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें कुछ टर्म जैसे कि आपका GDP हो गया, इसके बारे में ये सब आपने सुन रखा होगा, लेकिन ये टर्म आ जाती हैं तो इम्पोर्टेंट है जानना। GDP हो गया, GNP हो गया, NDP हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका NNP है, ये हो गया। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, या प्रोडक्ट। फिर इसके बाद GNP का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, और NDP का होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, और NNP का होता है नेट नेशनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि कौन क्या है। GDP की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। अब अगर हम देखें हमारे प्यारे भारत में अगर हम नज़र डालें तो हम पाएंगे कि क्या पाएंगे कि एक तो ये पूरा जो टेरिटरी हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो हमें हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस देश के अंदर जो भी एक साल के अंदर, देखिए कीवर्ड है क्या, एक साल। ठीक है, देश के भीतर प्राप्त आय, किससे प्राप्त आय, सेवा और वस्तु से। ठीक है, अब लेट सपोज इंडिया में जर्मनी की कोई कंपनी है मान लेते हैं, या सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मुंबई में अभी किसने, टेस्ला ने अपना शोरूम खोला। अब मान लीजिए कि टेस्ला कार जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला कार की कहाँ पे, मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। ठीक है, और इंडिया में जैसे मान लीजिए बनारस है, तो बनारस में कोई इंडिया की ही कंपनी है, वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस देश के अंदर चाहे
चाहे विदेशी कंपनी हो और चाहे भारतीय कंपनी हो, जो भी आय अर्जन कर रही है, ठीक है, एक साल में एक देश के भीतर जो भी सेवा और वस्तु का कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है चाहे वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो उसे उस देश की जीडीपी कहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई इंडिया की कोई कंपनी है, वो यहाँ पे चीन में कुछ कारोबार कर रही है, तो उसे हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो देश के भीतर नहीं हो रहा, देश के बाहर हो रहा है। ठीक है। लेकिन चाइना की कोई कंपनी अगर इंडिया में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही है या फिर उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो सब कुछ इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब अगर हम आगे इसकी डेफिनेशन वगैरह देखें, देखिए इसमें आपका गुड्स शामिल होता है। ठीक है। एक हमने पहले क्या देख लिया, हम देख रहे हैं क्या, जीडीपी। ठीक है। अब जीडीपी में मैंने आपको क्या बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में बात करी। तो ग्रॉस में क्या होता है, आपका सब कुछ शामिल होता है। जैसे मान लीजिए कि ग्रॉस शब्द का मतलब अगर आप समझेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, ठीक है, आपकी 100 रुपये सैलरी स्लिप आई, उसमें लिखा है कि आपने 100 रुपये की आपको इनकम हुई। ठीक है। अब उसमें 20 रुपये टैक्स कट चुका है, तो टोटल आपके पास तो 80 रुपये है, लेकिन ये 80 रुपये ये नेट कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें से हमने 20 रुपये काट दिए, लेकिन हमें ये सब अभी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ओवरऑल कितना मेरे पास आया। ठीक है। वो बाद में देखा जाएगा कि कटा पीटा इंसेंटिव क्या हुआ। तो ये जीडीपी, एक तो ये हो गया देश के भीतर। ठीक है। दूसरा सेवाओं और वस्तुओं का, तो जैसे गुड्स का निर्माण हो रहा है तो वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, साथ ही जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी सर्विस हो, चाहे आईटी सर्विस हो, चाहे आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हो, बैंकिंग हो, इसके अलावा टूरिज़्म हो, होटल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, जो भी चीज़ें हैं वो सर्विस सेक्टर में आती है। तो ऐसी कुछ भी सर्विस मिल रही है तो वो सब काउंट करते हैं। तो अगर हम इस इधर डेफिनेशन में जाएं और हम देखें कि डेफिनेशन क्या बोलती है, तो जीडीपी इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, विद इन द geographical boundaries of a country in a given year regardless of who produces it। ठीक है। तो यहाँ पे who produces it का मतलब ये होता है कि चाहे उसको जर्मनी देश की कोई कंपनी बना रही हो और चाहे वो उसे यूएसए देश की कोई कंपनी बना रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो देश के अगर भीतर बना रहे हैं, भारत देश के अगर भीतर बना रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग भारत के जीडीपी में होगी। ठीक है। और भारत की कोई कंपनी अगर विदेश से बना रही है तो उसकी काउंटिंग जीडीपी में नहीं होगी क्योंकि वो देश के आउटसाइड हो रही है। अगर हम इसको और आसान भाषा में समझें तो जीडीपी एक देश के अंदर एक साल में तैयार की गई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कुल मार्केट वैल्यू होती है, चाहे वो इंडियन बनाए या फॉरेनर बनाए। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जीडीपी में। वहीं अगर हम जीएनपी में पहुंचेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में अगर हम पहुंचे तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में देखेंगे कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, ये टोटल मार्केट वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस बाय द, जिसे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका उत्पादन किया गया है रेसिडेंट्स मतलब नेशनल्स के द्वारा, जो देश के लोग हैं उनके द्वारा, ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर वेदर विद इन द कंट्री और अब्रॉड। अब वो चाहे भारत में उत्पादन क्यों चाहे विदेश में क्यों, पहले वाले में ये था कि देश के भीतर होना चाहिए। ठीक है। दूसरे वाले में ये है कि देश के लोगों द्वारा होना चाहिए। अब वो देश के अंदर हो रहा हो चाहे देश के बाहर हो रहा हो, तो जीएनपी एक साल में देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई टोटल इनकम होती है, चाहे वो इनकम देश के अंदर हो या बाहर हो। ठीक है। ये जीएनपी हुआ। अब इसको हम देखते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए। जैसे कि देखिए आप जैकलिन फर्नांडिस और पीसी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की सिटीजनशिप है उसके पास। ठीक है। और प्रियंका चोपड़ा मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए कि इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मे बी शायद इन्होंने यूएस सिटीजनशिप ले ली है, पर मान लेते हैं इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। ठीक है। तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो जैकलिन फर्नांडिस जो है वो श्रीलंका की मूल निवासी है। ठीक है। अब जैकलिन फर्नांडिस ने कोई मूवी करी और उनको मिले 5 करोड़ रुपए। ठीक है। वैसे ही प्रियंका चोपड़ा ने कोई वहाँ पे जो उनका निक जोनसवा के साथ
जो शादी हुआ, फिर वहाँ उनका कुछ प्रोग्राम चलता रहता, तो एक कोई सीरीज़ आई थी उनकी, तो मान लीजिए उस सीरीज़ में उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, डॉलर में, ठीक है। अब अगर हम जीडीपी की जब बात करेंगे, तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें हम पीसी को हटा देंगे, प्रियंका चोपड़ा को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के बाहर जो है वो सेवा दे रही हैं और उन्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये अमेरिका ने इनको पैसे दिया है, इंडिया ने नहीं दिया, तो ये देश के बाहर हो रहा है। लेकिन हम जीडीपी में किसको काउंट करेंगे? जैकलिन फर्नांडिस को, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस ने, भले उसकी श्रीलंका की सिटीजनशिप है, लेकिन भारत देश के अंदर उसने ये अर्निंग करी है, तो वो देश की जीडीपी में शामिल होगा। वहीं अगर हम जीएनपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो मान लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, तो प्रियंका चोपड़ा ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, और ये जो 10 करोड़ रुपए हैं, अब ये भारत की किस में जुड़ेंगे? इकोनॉमी में जुड़ेंगे। और जैकलिन फर्नांडिस जो श्रीलंका की मूल निवासी थी, तो अब ये जो 5 करोड़ रुपए हैं, इधर पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में जिन्होंने जो कमाया उसको ऐड करेंगे, और जो विदेशी लोग हैं उन्होंने जो भारत में कमाया उसको ऐड करेंगे, तो मतलब रिड्यूस करना होता है मोस्टली, तो ये रिड्यूस करेंगे तो 5 करोड़ आएगा, ठीक है। मोटा माटी आप समझ गए होंगे कि जीडीपी जो होता है वो एक देश के भीतर जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसको काउंट करते हैं। दूसरा जीएनपी जो होता है उसमें देश के नागरिकों को फोकस किया जाता है कि जो देश के नागरिक हैं वो देश के भीतर और देश के बाहर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और हमारे देश के भीतर जो विदेशी लोग रह के कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें हमारा जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक था, इसमें ग्रॉस नेशनल है। अब एनडीपी क्या होता है? तो एनडीपी इज़ द जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जो जीडीपी हमारी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इसको आगे समझाता हूँ, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। एनडीपी इज़ द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ। तो एनडीपी क्या होता है? जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो एनडीपी आ जाता है। यह रिफ्लेक्ट करता है नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एनडीपी का मतलब है जीडीपी में से पुरानी मशीन्स टूल्स की जो घिसावट है, डेप्रिसिएशन है, उनको माइनस करना, यानी असली प्रोडक्शन का नेट वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि लेट सपोज एक फैक्ट्री थी, उसने 100 कार प्रोड्यूस करी, जिनकी कीमत कितनी थी? इन 100 का मतलब 100 कार प्रोड्यूस करी। अब मान लेते हैं 100 कार की कीमत 1 लाख थी, ठीक है। अब जब मशीनरी जो यूज हुई होगी, जो असेंबली लाइन में जो मशीनें लगी रहती हैं, तो उनमें कुछ तो डेप्रिसिएशन हुआ होगा ना, ठीक है। कुछ गिरावट आई होगी, कोई मशीन ख़राब हो गई होगी तो उस मशीन को बनाने में कुछ पैसे लगे होंगे, इंजीनियर आया होगा, उस मशीन को बनाया होगा, वो मशीन बनी होगी, तो उस मशीन को बनाने में मान लीजिए लगे होंगे 10,000 रुपये लग गए होंगे, ठीक है। तो यही जो 10,000 रुपये लग गए ऑयल मशीनिंग करने में, उसकी रिकवरी कराने में, जो भी चीज़ थी, तो यही 10,000 जो लग गए, इस 10,000 को माइनस किया जाएगा, यही डिप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हमने गाड़ी तो खरीद ली, हमारे पास ईएमआई का तो बजट है, लेकिन हमारे पास उसमें पेट्रोल डलाने का बजट नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे है, तो जो पेट्रोल है ना, डेप्रिसिएशन है। तो इसको अगर आप रिलेट ना भी करें, लेकिन अगर आप इसको रिलेट करें कि जो 100 कारें बनी, फिर उन 100 कारों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो 1 लाख रुपए तक में सब चीज़ें बन के तैयार हुई, ठीक है। ये हमारे जीडीपी में जुड़ गया कि 1 लाख रुपए की कार हमारे यहाँ बेची गई, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की बेची गई, लेकिन भाई उस 1 लाख रुपए की जो बेची गई, तो उसमें जो कुछ लागत लग गई थी, जो सब कुछ लग गया था, वो भी तो जोड़ा फोड़ा जाएगा ना। जो मशीन में घिसावट हुई, सारी चीज़ें हुई, वो कहाँ चली जाएगी? तो उसको माइनस किया जाएगा, तो ये जो माइनस होगा तो एनडीपी निकल आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? सेम वैसा ही है। एनएनपी इज़ द जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब जीएनपी हमने देखा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि
कि जो देश के नेशनल्स होते हैं, नागरिक होते हैं, वो देश के भीतर और बाहर जो वो कमा के लाए उसको हम जीएनपी में काउंट करते हैं। ठीक है, देश के भीतर उन्होंने जो कमाया वो तो काउंट होगा ही, देश के बाहर भी जो उन्होंने कमाया वो काउंट होगा, और देश के भीतर जो विदेशियों ने कमाया वो हटा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन आ जाता है। सेम वैसे ही तो जो जीएनपी हमारा आया था उस जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन जब करेंगे, क्योंकि भारत की कोई फैक्ट्री जैसे मान लीजिए कि लैंड रोवर हो गई या फिर आपका जगुआर हो गई, इनमें टाटा के शेयर है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो 100% टाटा कंपनी है और विदेश में वर्क कर रही है। अब वहाँ पे भी उनकी किसी मशीन में घिसावट विसावट ये सब तो हुआ होगा ना, तो इंडिया वाले से तो हमने माइनस कर लिया जीडीपी वाले पोर्शन में, एनडीपी वाले पोर्शन से। ठीक है, लेकिन जो ये जीएनपी वाला पोर्शन है, जो विदेश में इंडिया की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो उनमें से जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, एनएनपी। तो एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इट शोज द एक्चुअल इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री आफ्टर रिड्यूसिंग द लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब एनएनपी वो वैल्यू है जो देश के लोगों ने कमाई है, लेकिन उसमें से पुरानी चीज़ों की घिसावट जो है उसको हटा दिया जाता है। तो ये आपका एनएनपी था। ठीक है, जो हमने अभी समझा। अब कुछ फार्मूला है, जैसे कि जीडीपी का फार्मूला क्या है कि आपका चिकजम, तो कंजम्पशन, ये कंजम्पशन आपने किया, प्राइवेट कंजम्पशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंजम्पशन में आपने क्या किया कि आपने खरीदे अपने लिए कपड़े, आपने खाया खाना, ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसे दिए, ठीक है, मूवी देखी आपने, तो ये आपने कंज्यूम किया। ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है, ये प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कुछ घर खरीदा, ठीक है, ज़मीन खरीदी तो इन्वेस्टमेंट में आ गया। फिर गवर्नमेंट ने कुछ काम किए, जैसे कि सड़क बनवाई, स्कूल बनवाई, हॉस्पिटल बनवाई, इसमें पैसे लगे सरकार के, खर्च किया सरकार ने ना। फिर एक्सपोर्ट किया हमने 100 रुपये का, इम्पोर्ट किया हमने 1000 रुपये का, ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो ये सब मिलकर जीडीपी का फॉर्मूला बनाते हैं। अब वहीं जीडीपी के बाद हमने पढ़ा था जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है भाई साहब, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब नेट आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब ये होता है कि इनकम अर्नड बाय इंडियंस एब्रॉड, मतलब कि जो इंडियंस हैं उनके द्वारा एब्रॉड में जो कमाया गया, तो मान लेते हैं कि 1000 रुपये कमाया गया, और इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, और जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इंडिया में जो कमाया, ठीक है, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो मान लीजिए फॉरेनर्स इंडिया में कमाए 800 रुपये, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आया 200 रुपये। तो ये जो जीडीपी है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यही 200 रुपये जोड़ देंगे, तो हमारी जीडीपी जो है आ जाएगी। लेकिन होता है हमेशा ये है कि ये माइनस में रहता है, तो जीडीपी इज़ ग्रेटर देन जीएनपी। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर एनडीपी, तो जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा। वही एनएनपी, तो जब हम जीएनपी में से ये जो है ये जीएनपी में से डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम जब, जैसे मैंने आपको जीडीपी में समझा ही रहा था अभी, तो अब हम जीडीपी और जीवीए एक टर्म होता है वो समझेंगे। तो हम देखते हैं जीवीए। तो जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये होता है जीवीए। अब परिभाषा अगर देखी जाए इसकी, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दोनों में पढ़ देता हूँ मैं। तो ये बोल ऐसा रहा है कि जीवीए इज़ द टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो जितने भी उत्पादक लोग हैं, उत्पादन करने वाले, उन्होंने जो वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में, वो जीवीए है। ठीक है, ये कैलकुलेट होता है सब्सट्रैक्टिंग, मतलब द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स है मतलब रॉ मटेरियल्स है, इनपुट्स हैं, उनको सब्सट्रैक्ट करता है, हटाता है। ठीक है, फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट आया है, जैसे 1000 रुपये आउटपुट आया, उसमें से इंटरमीडिएट को घटाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इन सब का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दिखाता है ये।
इकोनॉमी में। GVA इज मेजर्ड एट बेसिक प्राइस एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। साथ ही इसमें ये एक्सक्लूड करता है क्या, जो प्रोडक्ट में टैक्स लगा उसको एक्सक्लूड करता है, जो सब्सिडी मिली उसको एक्सक्लूड करता है ऐसा। फिर इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द सेक्टर वाइज ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक किसी इकोनॉमी की सेक्टर वाइज ग्रोथ बताता है हमें, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है इतनी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ है। जैसे हम देखें कि एक बेकरी वाला है, उसने बिस्किट सेल करी 1000 रुपये की, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोर एंड शुगर इनपुट्स ₹600। then GVA is 1000 minus 600 equal to 400। इट मीन्स कि एक किसान था, उसने 100 रुपये में क्या बेचा, गेहूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक चक्की वाला था, उसने 150 रुपये में क्या बेचा, आटा। मतलब इस चक्की वाले ने 100 रुपये में गेहूँ खरीदा और 150 रुपये में उसने आटा बेचा। और फिर एक बेकरी वाला था, उसने 200 रुपये में क्या बेचा, बेकरी में से जो कुकीज़ हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये सब बेची बना करके। तो अगर हम यहाँ पे टोटल पैसा देखें तो कितना हो गया, ये आपका आ जाता है समथिंग समथिंग 450 रुपये के आसपास, ठीक है। अभी 450 रुपये को हम क्या बोल दें, टोटल मनी बोल दें, GVA बोल दें, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि ये 100 से 150 हुआ, ठीक है। तो 100 रुपये का गेहूँ बेचा। अब उसने इस आटे जिसने आटा 150 रुपये में बेचा, किसको, इस बेकरी वाले को, तो इसमें ऑलरेडी ये 100 रुपये जो इसमें ना, ये ऑलरेडी इसमें शामिल है। फिर ये 200 रुपये ना, इसमें ऑलरेडी 150 रुपये शामिल है। तो ऐसे में तो निकल ही नहीं पाएगा एक्चुअल में। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल आउटपुट आया 200 रुपये, उसमें से क्या घटाएंगे, पहले तो हम 150 रुपये घटाएंगे, क्योंकि 150 रुपये का जो आटा लिया उससे 200 रुपये चीज़ बनी ना, ठीक है। इसमें इसको शामिल कर देंगे अगर आप, तो ये 350 रुपये की चीज़ अगर हो गई तो गलत हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 200 रुपये जो बेकरी वाले ने कमाए, ठीक है, और 150 रुपये कमाए आटे वाले ने, और 100 रुपये किसका था, गेहूँ वाले का था। तो अगर 200 में से 150 आप माइनस करें, ठीक है, तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 150 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 50 आएगा आपका, ठीक है। फिर आप जो 100 रुपये ज्यों का तो लिख देंगे कौन सा, जो गेहूँ की कीमत थी, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग चीज़ थी, ठीक है, वो इंटरमीडिएट तो नहीं थी, वो स्टार्टिंग चीज़ थी। तो उसके बाद इंटरमीडिएशन होना चालू हुआ, तो जो फाइनल हमारा आउटपुट 450 था, उसमें से हम इंटरमीडिएट चीज़ें हटा देंगे। तो जो 2 बार काउंट हो रही हैं, बार बार काउंट हो रही हैं, उनको हटा देंगे। तो माइनस करेंगे तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 आया। फिर 150 में से 100 माइनस करेंगे तो 50 आया, और 100 रुपये एग्जैक्टली वो तो थे। तो 200 रुपये जो हुए, ये कहलाया आपका GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी केक की दुकान में गए, और केक वाले ने आपको बोला कि भैया ये 200 रुपये का केक पड़ेगा 1 पाउंड का। तो समझ भाई 1 पाउंड का केक 200 रुपये का, ठीक है। अब बाद में मतलब बताया गया कि भाई ये, किसी ने पूछा कि यार ये 200 रुपये में जो तुमने केक बेचा, ये तुमको कितने का पड़ता है। तो उसने बोला यार भाई ये 200 रुपये का जो मैंने बेचा, ये मेरे को 150 रुपये का पड़ता है। तो अब मान लीजिए कि क्या वो ये मान के चलेगा कि 200 रुपये मैंने कमाए हैं, नहीं मान के चलेगा ना, क्योंकि अगर वो ऐसा मान के चलेगा तब तो उसको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो तो उसको हटा ही नहीं रहा है, ठीक है। वो काउंट कैसे कर पाएगा एक्चुअल में। तो जो 200 रुपये है ना, 200 रुपये जो उसने कमाए, ठीक है, अब इसकी जो लागत लग गई है ये भी तो चुकानी पड़ेगी ना। तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 जो आएगा वो एक्चुअल इसने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि बाकी 150 तो जो हमने लागत लगाई थी उसमें चला जाएगा। ऐसा ये चीज़ इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में लिखी है कि GVA का मतलब होता है किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री ने अपने प्रोडक्शन से कितना असली वैल्यू क्रिएट किया। ये कैलकुलेट क्यों किया जाता है, जैसे टोटल इनपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स हटाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह। GVA हमें बताता है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस जैसे अलग अलग सेक्टर्स ने इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें टैक्सेस और सब्सिडी इंक्लूड नहीं होते, इसलिए बेसिक प्राइस पर होता है। यही पे एग्जांपल है। GVA क्या बताता है, GVA हमें ये बताता है कि कितना बनाया गया, ठीक है। वहीं GDP हमें बताता है कि कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है आफ्टर गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी पॉलिसी के बाद। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अगर हम GVA का फॉर्मूला देखें तो GVA का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो टोटल आउटपुट आया उसमें से इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन हमने किया वो हटा देते हैं।
तो मान लीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो किसी सेक्टर ने बेची, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, एनर्जी एट्सेट्रा जो प्रोडक्शन में यूज हुए, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक फैक्ट्री ने 1 लाख का माल बेचा जिसका आउटपुट आया, 60,000 का रॉ मटेरियल, मशीन, फ्यूल एट्सेट्रा यूज हुआ, ठीक है। तो अगर हम 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा 40,000 आ जाएगा। तो ये 40,000 फैक्ट्री का असली वैल्यू एडेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जीवी और जीडीपी में कुछ अंतर देख लेते हैं जो कि काम की चीज़ें। तो आप देखेंगे कि जो जीवीए होता है आपका, उसका फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसर्स विदाउट टैक्स और सब्सिडी, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू है। वहीं पे जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आफ्टर एडिंग टैक्सेस एंड डिडक्टिंग सब्सिडी। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 रुपये है, तो इसमें क्या करेगा, जो टैक्सेस हैं, जो उसने टैक्स भरे हैं वो जोड़ेंगे, और जो उसने सब्सिडी उसको मिली है वो घटा देंगे, ठीक है। अब फोकस क्या करता है, ये सेक्टर वाइज प्रोडक्शन में फोकस करता है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस, इस टाइप से। वहीं ये पूरी इकोनॉमी को फोकस करता है, ठीक है। ओनली प्रोडक्शन वैल्यू क्या इंक्लूड करता है, जो प्रोडक्शन वैल्यू सिर्फ उसको इंक्लूड करता है। और वहीं पे जो जीडीपी है वो प्रोडक्शन को, नेट टैक्सेस को, मतलब टैक्स और सब्सिडी, इनको भी मेजर करता है। कहाँ यूज होता है जी इसका, आपका जीवीए का, तो जब हमको सेक्टोरल एनालिसिस करना होता है कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या चल रहा है, तो बहुत अच्छा है जीवीए। वही मैक्रो लेवल एनालिसिस के लिए, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है जीडीपी का। किसी देश की से कंपेयर करना होता है तो जीडीपी से ही बताते हैं कि अमेरिका की जीडीपी इतनी है, भारत की जीडीपी इतनी है, जीवीए नहीं बोला जाता था। फॉर्मूला जीवीए का क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और जीडीपी का क्या होता है, जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये डिफरेंसेस हैं जीवीए और जीडीपी के बीच में, जो कि आपको कंटेस्ट कर लेना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन शॉर्ट में हम देखें तो जीवीए बताता है कि भाई कितना बनाया गया, और जीडीपी बताता है कि कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है आफ्टर गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी पॉलिसी, ठीक है। अब कहाँ यूज होता है, जीवीए जीडीपी का यूज वहाँ होता है, गवर्नमेंट जब बजट या टैक्स पॉलिसी का एनालिसिस करती है तो जीडीपी देखती है। और जब हमें देखना होता है कि कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस कितना प्रोडक्टिव है, तो हम जीवीए देखते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसमें मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी बताया। वहीं मैंने आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया, जो भारत की $2,392 है, जो चाइना की $12,000 से काफ़ी कम है। फिर मैंने जीबीए, जीडीपी में डिफरेंस समझा। तो आई होप सो ये आपको पूरा क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।